नमस्कार। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और उसके साथ में जो हमारे विद्युतशीलता हमने स्टडी की थी और पैराविद्युतांक भी हमने वहाँ पे स्टडी किया था। और पैराविद्युतांक के साथ हमारे जो दूसरे टर्म्स थे एफ नॉट और एफ एम के रिलेशन भी हमने कैलकुलेट किए थे। एप्सिलॉन आर भी हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि सदिश कूलाम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो हम लिखेंगे टॉपिक का नेम कूलाम का सदिश निरूपण, मतलब कूलाम का जो सदिश निरूपण है वो कैसे है, मतलब उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आना चाहिए कि कूलाम के नियम को सदिश में कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कूलाम के नियम को, तो यही तो था भाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कूलाम के नियम को सदिश निरूपण करना है तो दोनों को मोड में लेके आ जाना, ये दोनों मोड में हो गए और यहाँ पर वेक्टर लगाकर इसको मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर देना और यहाँ पे क्या लगा देना आर के, और ये आपका ये हो गया कूलाम का सदिश, कूलाम सदिश निरूपण। यहाँ लिख देना साथ में सदिश निरूपण। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से कुछ यहाँ पर जो होता है ना वो कहते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है इसके अंदर, वो किस तरीके से होता है वो स्टडी करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट वो है उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इस तरीके से दो एक्सिस ले लेंगे, एक पॉइंट हमारा दूसरा चार्ज ये है, दूसरे पॉइंट चार्ज ये है। अगर इसकी हम बात करें तो ये Q1 हो गया, दूसरा चार्ज की हम बात करें तो ये क्या हो गया अपना Q2 हो गया। इन Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए R वेक्टर बोल दिया मैंने, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोल दिया यहाँ पे R2 वेक्टर बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो ये होगा और इस पॉइंट इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से जो बल लगेगा वो ये बल लगेगा। ध्यान रखना, अगर मैं इस पे अब 1 पर 2 की बात करूं इसका मतलब तो ये हो जाएगा R12, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर और R12 वेक्टर। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये हो जाएगा R21, तो यहाँ पे F21 और इन दोनों पे वेक्टर, इस पे भी वेक्टर। ठीक है, बस इतना अगर आपको समझ आ गया तो फिर समझो कि ये बहुत इजी है, अब आसानी से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले लिखना यहाँ पे हम जानते हैं कि F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 वेक्टर सॉरी Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर और R कैप। अब यहां देखना, हम जानते हैं कि ये हो गया, तो बल F12 के लिए होगा, क्या होगा भाई इसके लिए। अगर यहाँ पे हम देखो F अगर 1 2 है ना तो यहाँ 1 2 लगाओ, यहाँ 1 2 लगाओ, यहाँ 1 2 लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 लगा दिया हो गया, ये दोनों ऊपर वालों को सेम रहना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों किस में है मैग्नीट्यूड में। और इसमें चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे R12 क्या। अब बात आती है कि सर इसमें ये तो आपने कर दिया भाई 1 2 लगा दिया, अगर यहाँ पे 2 1 होता तो यहाँ भी 2 1 लगा देते और यहाँ भी 2 1 लगा देते। लेकिन अब इसको ओपन करते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, R12 को लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं क्या भाई, ऐसा हमने इसको स्टडी किया हुआ, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसी टर्म्स को हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स हो जाएगी हमारी, अब वो क्या हो जाएगी F12 इक्वल्स टू लिखो K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 वेक्टर का होल स्क्वायर और R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे देख सेम है ना, क्यूब हो जाएगा, इसको हम आगे लिखें तो हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू, ये अलग है भाई है ना, ये यहाँ से ये है फिर ये K Q1 Q2 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और R12।
ठीक है। अब इसको हम चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी को दे देंगे। अब कंडीशन आती है कि सर ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसी प्रकार अब हम दूसरे के लिए बात करेंगे। इसी प्रकार एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं यार, देखो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी अपने को, अपन एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। वो स्टेप क्या है मैं आपको बता दूं, वो स्टेप ये है कि हम r12 वेक्टर को लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो अब हम यहाँ पे उसको उसी तरीके से यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा f12 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 दोनों का मॉड अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब और r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इजी है ना। अब बस इसी प्रकार, अब इसमें क्या है कि हम आसानी से ले सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो हमारा होगा वो हो जाएगा f21 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 का मोड q2 का मोड अपॉन r2 की जगह r2 हो जाएगा माइनस r1 का वेक्टर। आ गया ना भाई, r1 की जगह r2 लिख दिया 1, क्योंकि यहाँ पे 2 1 हो गया, यहाँ 1 2 था तो यहाँ 1 2 2 1 हो गया ना क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर। और इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के साथ में हम अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया यहाँ पे लिखेंगे। वो क्या होगा उसको हम देख लीजिएगा पहले कि उसके अंदर सब कैसे लिखा है वो। देखो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन, अब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा f21 वेक्टर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन यहाँ माइनस तो r2 माइनस r1 माइनस r2 हो जाएगा। भाई देखो अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं ना r2 प्लस r1। भाई लिख सकते हैं क्या, ये हमने इसका क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, और ये वेक्टर है। माइनस कॉमन ले दिया माइनस माइनस, सिमिलरली यहाँ पे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये r1 माइनस क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 वेक्टर हो गया ना। सिमिलरली यहाँ भी कर दो चाहे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब था यहाँ पे, r1 माइनस माइनस, अब मोड के अंदर माइनस का कोई रोल नहीं होता, मोड के अंदर जो सारी क्वांटिटीज होती है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या f21 वेक्टर माइनस k q1 q2 दोनों का मोड अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और ये माइनस यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचेगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, अब समीकरण 1 व 3 से देखो भाई ये जो कंडीशन है ये वाली किसके बराबर हो गई, ये वाली हो गई ना r1 माइनस r2 वेक्टर, बस ये माइनस का फर्क आ गया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे f12। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन f21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस f12 वेक्टर। ये आपका सदिश निरूपण हो गया, और उसके ब्याह पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि किस तरीके से हम क्रिया प्रतिक्रिया या फिर जैसे अगर जो बल है वो अपनी दिशा बदलता है तो वहाँ पर किस तरीके से जो इक्वेशंस है उसमें या फिर उनके जो रिलेशंस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो वो रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत लिखना। उपरोक्त समीकरण से ये पूरा लिखने के बाद सब जानते हो आप, इसमें ये फैक्टर इसको चाहे तो सीधे सीधे लिख देना, कोई खास आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। और चाहो तो थ्योरी में लिखना चाहो तो इस डायग्राम को डिस्कस कर देना कि हमने दो आवेश लिए Q1 Q2, उनके जो रेफरेंस पॉइंट थे R1, रेफरेंस का मतलब जो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो उसका मूल बिंदु होता है। ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु से R1 सदिश R2 सदिश उनकी पोजीशन बता दी, मतलब उनकी स्थान बता दिया। उसके अलावा Q2 पर Q1 की वजह से F12 लग रहा है और Q2 पर Q1 की वजह से F21 बल लग रहा है, जिनकी बीच की दूरी R12 है, एक की R21 है। फिर हम ये सीधे सीधे लिखना है, बस इतना लिखना है, ठीक है। लिखना उपरोक्त समीकरण में दोनों आवेश एक दूसरे पर एक दूसरे के विपरीत बल
लगाते हैं तथा इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहा जा सकता है, भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जो सदिश निरूपण के बाद इसमें कुछ मूल बिंदु, मुख्य बिंदु है, लिखिएगा। इसके कुछ मुख्य बिंदु, और उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, कूलाम के नियम के लिए, कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर होने आवश्यक है। दूसरा बिंदु लिखना, आवेशों के मध्य दूरी 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम दूरी के लिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लगाया जा सकता है। दो आवेशों के अलावा कोई तीसरा अन्य आवेश कूलाम के नियम पर प्रभावित नहीं होता है। ये तीन मुख्य बिंदु लिखने थे जो आपने लिख लिए। उसके अलावा अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। लिखिएगा, बहुल आवेशों के मध्य, बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य, बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो अध्यारोपण का सिद्धांत है पहले वो लिख लीजिएगा, 2 लाइन है, एक छोटा सा लाइन है। लिखेगा, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के, अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण, अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के कुल योग के बराबर होता है, कुल योग के बराबर होता है। नीचे लिखिएगा, अर्थात F1 इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn वेक्टर। ये क्या हो गया अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब इसको मतलब कि डायग्रामली कैसे समझाते हैं वो आप ध्यान से देखना। इसको डायग्रामली कैसे समझाते हैं, डायग्रामली के लिए आप ये लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 एक्सिस लिए और इस एक्सिस के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे एक टेस्ट, एक क्यू नोट ले लिया। इसके अलावा अराउंड 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे चार्ज लगा दिया। लास्ट में यू क्यू एन हो गया, इसको बोल दिया मैंने Q1 बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया, इसको Q3 बोल दिया, इसको Q4 बोल दिया, Qn हो गया। अब इस ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से ये हो गया R1 वेक्टर। सिमिलरली Q2 का जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से मतलब डिस्टेंस है वो है R2 वेक्टर। क्या है R2 वेक्टर। और Q3 के लिए जो ओरिजिन पॉइंट है इसको बोल दिया मैंने R3 वेक्टर। और Q4 के लिए जो ओरिजिन पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया R4 वेक्टर। और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से मतलब मूल बिंदु से जो दूरी है उसको बोल दिया Rn वेक्टर। अब Q1 के कारण इस पर जो बल लग रहा है उसको बोल दिया मैंने R10 वेक्टर। तो क्या हो गया भाई F10 वेक्टर। Q2 की वजह से इस पर जो बल लग रहा है वो हो गया भाई इसका F20 वेक्टर। तो यहाँ R20 वेक्टर।
F20 वेक्टर, ठीक है। ऐसे Q3 की वजह से जो लग रहा है Q4 रहने दो, आप डायरेक्ट Qn कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे इसको Qn को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ये अपना Qn हो गया, ठीक है। अब Q3 की वजह से हो गया F30 वेक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा R30 वेक्टर, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट में Qn है, अगर हम Qn से बात करें तो ये अपना हो गया Qn, तो Fn0 वेक्टर, और यहाँ पे जो इस पे यहाँ होगा वो हो जाएगा Rn0 वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार सब आप जानते हो, सब मोस्टली अपने जब डायग्राम को बनाया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन साथ साथ में बनाओगे और उसको ध्यान से बनाओगे तो ये क्लियर आपका हो जाएगा। अब सबसे पहले मान लीजिए F1, मैं यहाँ पे सबसे पहले F10 के लिए बात करें तो F10 के लिए K, Q1, Q2। अब यहाँ Q1 नहीं, एक तो है Q1 और दूसरा है Q0, ध्यान रखना 10 Q1 Q0, Q0 सबके लिए कॉमन है ये वाला, बाकी सारे अलग बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिया जाएगा R10 वेक्टर, क्या मैं डायरेक्ट लगा दूँ भाई क्यूब, और यहाँ पे R10, ठीक है। अगर यहाँ पे कैप लगाओगे तो यहाँ स्क्वायर लगा देना, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे बोलोगे सर ये तो पता नहीं किस तरीके से लिख दिया, ऐसा तो हमने कभी पढ़ाई नहीं, तो उस तरीके से हम उसको क्लेरिफाई कर लेंगे, वो कोई टेंशन बड़ी बात नहीं है। अगर हम सिमिलरली F20 वेक्टर की बात करें तो K, Q2 और Q0 सेम है, और R20 वेक्टर का क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे 20 वेक्टर। सिमिलरली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ Fn0 वेक्टर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K, Qn और Q0, भाई जीरो से मैं जो Q0 है ना ये सब में सेम है, और Rn0 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे n0, ठीक है। अब अध्यारोपण का यहाँ पे नियम लगाना है, जो अभी जस्ट पढ़ा था ना अध्यारोपण का सिद्धांत, अब वो पढ़ाना है। अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू F10 वेक्टर प्लस F20 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn0 वेक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो K, Q1 Q0 अपॉन R10 का क्यूब और R10 कैप, प्लस सिमिलरली K, Q2 और यहाँ पे आ जाएगा Q0 अपॉन R20 वेक्टर का स्क्वायर क्यूब और R20 का कैप, प्लस सिमिलरली प्लस K, Qn और Q0 अपॉन R क्या हो जाएगा भाई N0 वेक्टर का क्यूब, मतलब मोड के अंदर, और यहाँ पे N वेक्टर का वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, क्या हो जाएगा K, Q0 तो भाई कॉमन आ गया, और यहाँ मोड हटा दो क्योंकि मोड का प्लस है सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हटाना अभी, है ना, तो नीचे थोड़ा सा है, तो यहाँ पे बचता है Q1 अपॉन R10 वेक्टर का क्यूब R10 का, ठीक है, प्लस Q2 R20 वेक्टर का क्यूब और R20 का प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन Rn0 वेक्टर का क्यूब और Rn0 वेक्टर, ठीक है। अब इसको अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q0, देखो समेशन इस तरीके से लिख देंगे, समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर कितना तक है n तक है, तो Qi अपॉन R, भाई जीरो चेंज नहीं हो रहा, I0 वेक्टर का क्यूब और Ri0, ये अपना क्या हो गया बहुल आवेशों के मध्य बल, ये हो गया अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अपन ये लिख सकते हैं सिंपल, जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई थी उसके बाद आप सीधा इसको लिख लीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधे सट अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये वीडियो पोस्ट कर आप इसको लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपना है विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमें चार्ज को काफी गहराई तक पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। अब आप मैंने बता दिया आपको कि चार्ज जो होता है वो एक आवेश, चार्ज हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है। आवेश की हम बात करें तो आवेश एक प्रकार पदार्थ का गुण है,
मैंने पढ़ा है ना आपको, पदार्थ के गुण है, तो उस गुण के व्याप हम बात करें। मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q, अब ये इसके चारों तरफ ये क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो ये आवेश है, अब इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल यहाँ पर क्या करेगा, फील करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अगर यहाँ पे वो महसूस करता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो लिखेगा यहाँ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव हो, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव हो, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या हो गया भाई, विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, ये डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये टॉपिक लिखेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश तथा परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को प्रदर्शित करती है। फुल स्टॉप, नीचे लिखना, यह एक सदिश राशि है। नीचे लिखना, इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे लिखना सूत्र हो जाएगा इसका F वेक्टर अपॉन Q, ठीक है, F वेक्टर अपॉन Q। ये क्या हो गया इसका सदिश निरूपण। अगर ये वेक्टर मत लगाओ, ये मत लगाओ, यहाँ पे लगा देते हैं। तो सूत्र हो गया इसका E इक्वल्स टू F अपॉन Q, और चाहे इसका सदिश निरूपण भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसकी मात्रक क्या हो गया भाई, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। विमा देखो भाई, m1 L1 T-2 अपॉन A1 T1। तो क्या हो जाएगा भाई, m1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, L1 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब T-1 ऊपर जाएगा तो T-3 हो गया भाई, और A-1 हो गया। ये क्या हो गया, इसकी विमा हो गई, ठीक है। अब इसके आगे लिखेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लिखने के बाद लिखेगा बिंदु आवेश के कारण, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, बने रहिएगा आप थोड़ी देर। और लिखेगा उसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये कोई बिंदु क्षेत्र है और यहाँ पे कोई परीक्षण कर रहे हैं, और ये इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ से इसके डिस्टेंस क्या है, R, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, F। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन Q। लिख देना, हम जानते हैं कि F अपॉन Q नॉट, ये होता है F अपॉन Q नॉट, ठीक है। ये जो E है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं लिख देता हूँ भाई, F क्या है यहाँ पे, स्थिर वैद्युतिकी बल, और ये यहाँ पे क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखिएगा
हम यह भी जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है के क्यू, और क्या है क्यू नॉट। भाई यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, Q और Q नॉट है अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा भाई, E इक्वल्स टू एफ क्यू रख दो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश निरूपण अगर अपन लिखना चाहें तो सदिश निरूपण हम इसके लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन के वेक्टर मोड में और स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका सदिश निरूपण। ठीक है, तो हमने स्टडी किया था आज, पहले स्टार्ट किया था कूलाम का सदिश निरूपण। उसके बाद हमने कूलाम का सदिश निरूपण इम्पोर्टेंट है कि कूलाम के नियम जो था उसको सदिश में बदल लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा जो था वो था कि हमने बहुत सारे बल थे उन पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया। उसके अलावा हमारा जो अगला टॉपिक था वो था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता है कोई पर्टिकुलर बिंदु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होता हो तो बिंदु विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है और उसमें जो परीक्षण आवेश है उसका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ी लिया है अपॉन क्यू नॉट। उसके अलावा उसकी बीमा और डायमेंशन जो बीमा और मात्रक निकाला वो आप सब जानते हो। उसके अलावा हमने पढ़ा है टॉपिक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने स्टडी किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बिना झिझक आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, अगर वो मोबाइल नंबर पे आप कनेक्शन नहीं हो रहा है तो आप मेरे दूसरे नंबर है 7877170973, आप उस पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और कोई दूसरी आपको परेशानी आती है तो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।